मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर है? तो आज अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, डबल सर्कुलेशन, कार्डिक साइकिल, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और रिमेनिंग जो है अपन लेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है? कोई भी बेटा बातें नहीं करेंगे, सबका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है? चलो तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमको ये समझना है सबसे पहले कि जो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से चलता है। तो ब्रीदिंग में दो चीजें हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, कि इंस्पिरेशन कैसे करना है और एक्सपिरेशन कैसे करना है। चलो अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन समझने के पहले हमको थोड़ी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। किसके लिए? एयर किस तरीके से मूव करती है या गैसेस किस तरीके से मूव करती है, मूवमेंट ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो जब कभी भी हम बेटा ब्रीदिंग की बात करेंगे तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ गैसेस। मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस कैसे मूव करती है बेटा? हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कैसे मूव करेगी बेटा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर है? कोई भी गैस हो हाई से लो जाएगी। हाई से लो कैसे जाएगी अगर मैं बात करूं? जैसे कि अगर हम बात करें मेनली जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बेटा रेस्पिरेशन में, वो कौन सी गैसेस की मूवमेंट पढ़ते हैं अपन अगर हम बात करें? CO2 एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? तो अगर हम बात करें CO2 और ऑक्सीजन की यहाँ पे, तो सबसे पहले सपोज ये क्या है? कोई बॉडी है। क्या है? बॉडी है। किसकी बॉडी हो गई ये? चिंटू। कौन हो गया हमारा? चिंटू हो गया। तो गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगी यहां से अगर मैं बात करूं? अच्छा, एक तो हो गया प्रेशर, दूसरा होता है एक वर्ड अपन पढ़े थे बेटा, क्या? पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़े थे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। अगर मैं बात करूं सपोज कि इस रूम में कितने लोग हैं, मान के चलो अभी लगभग 80 लोग हैं। क्लियर है? तो अगर 80 लोग जो प्रेशर लगाएंगे वो क्या आएगा? नेट प्रेशर आएगा। ठीक है? अगर इसी में से मैं बोलूं इंडिविजुअल 5 लोगों को खड़ा कर दूं, ABCD। क्लियर है? तो जो A प्रेशर लगाया इंडिविजुअल A का प्रेशर, जो B लगाया इंडिविजुअल B का प्रेशर, जो C लगाया इंडिविजुअल C का प्रेशर। क्या बात समझ में आया? उसी तरीके से अब मैं एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर ले लिए। ये अपन क्या ले लिए बेटा? बीकर ले लिए। इस बीकर में जब हम बात करें तो क्या है? एयर है। क्या रखे हैं? एयर है। क्या है? एयर है। अब जब एयर इसके अंदर बेटा फिट है, मैं बात करूं तो इसमें एयर में डिफरेंट गैसेस होंगी। मान लो येलो वाली कौन है बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और ये ब्लू वाले क्या हो गई? CO2 हो गई। चलो ऑरेंज ले लेते हैं। ये कौन सी हो गई बेटा? नाइट्रोजन हो गई। तो इस बीकर में क्या है? डिफरेंट टाइप्स की अगर मैं बात करूं 3 गैसेस है। कौन कौन सी हो गई बेटा? एक तो हो गई ऑक्सीजन O2, एक हो गई अगर मैं बात करूं N2 नाइट्रोजन हो गई, और एक क्या हो गई? CO2 हो गई। ठीक है? तो ये जो डिफरेंट गैसेस हैं इस बीकर में प्रेशर लगा रही होंगी, वो क्या आएगा? नेट प्रेशर। क्या आएगा? नेट प्रेशर। तो ये तीनों से जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? नेट प्रेशर। क्लियर है बेटा? नेट प्रेशर। फिर अगर मैं बात करूं कि सर इसमें ऑक्सीजन अपना कितना प्रेशर लगा रही है, आप वो बताओ, या कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा रही है वो बताओ, या अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन कितना लगा रही है उसकी बात करें, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। तो कैसे नोट करूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। क्या बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में, कहां पे बेटा? हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं।
डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं ये हो गया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और ये क्या हो गया अपना चिंटू हो गया बेटा। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें गैसेस की, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। अब मैं यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने क्या है? मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा बेसिक बातें बता रहे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगी बेटा? हाई टू लो करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? बॉडी के अंदर क्या है बेटा? बॉडी में क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या जनरेट हो रही? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारे शरीर में क्या ज्यादा हो गई? CO2। अगर CO2 ज्यादा है बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, तो ये किधर जाना चाहेगी? बाहर की तरफ मूव करेगी। इस तरीके से क्या होती है? मेनली गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है हमारे बॉडी में। क्लियर है इतना? अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेटा आपको रिवाइज हो गया होगा जो भी रहा होगा पुराना। क्लियर है? तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले लंग्स। किसको समझना पड़ेगा बेटा? लंग्स। ये क्या हो गया बेटा? हमारे लंग्स अगर मैं बात करूं। क्लियर है? लंग्स के नीचे क्या पाया जाएगा? डायफ्राम। क्या होगा? डायफ्राम प्रेजेंट होगा अगर मैं बात करूं। ये देखो, ये लंग्स के नीचे क्या है बेटा? डायफ्राम है। कैसा होता है डायफ्राम? डोम शेप। कैसा होता है बेटा? अगर हम बात करें डोम शेप होता है। अगर हम बात करें क्या हो गया? डायफ्राम हो गया। अच्छा, ये डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी क्या कहलाती है? अगर मैं बात करूं, दिस कैविटी इज नोन एज, अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे वाली क्या कहलाती है? एब्डोमिनल कैविटी। मतलब डायफ्राम क्या हो गया? एक तरीके का डिवीजन कर रहा है हमारे बॉडी में, दो कैविटी हैं। अगर मैं बात करूं डायफ्राम, ये लंग्स है हमारे, तो लंग्स के जस्ट नीचे क्या है? डोम शेप का क्या होता है? एक डायफ्राम होता है। क्लियर है? अब डायफ्राम के ऊपर वाला जो भी रीजन है वो क्या कहलाएगा? थोरेसिक। नीचे वाला एब्डोमेन। तो थोरेसिक कैविटी मेनली क्या आता है? लंग्स। एब्डोमिनल कैविटी में क्या आएगा? तुम्हारे सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो नीचे में कौन आ जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी। तो ये दो कैविटी हमको क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग में, इन ब्रीदिंग डायफ्राम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या बात समझ में आ रही है? तो ब्रीदिंग में डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं डायफ्राम की आपको थोड़ी सी एनाटॉमी बताऊं, तो देखो इस तरीके से होता है डायफ्राम। इसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? रेडियल मसल्स। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही क्या है बेटा? दीज आर दी रेडियल मसल्स। क्या है बेटा? ये सारी रेडियल मसल्स अगर मैं बात करूं। ठीक है? अब देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है एक तरीके का, क्योंकि अभी जब आगे बढ़ूंगा मैं इसमें, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स किधर जा रही हैं, स्टर्नम किधर जा रही है। फिर दूसरी बात करूं तो सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करती हैं, ये क्या होती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो ये जो रेडियल मसल है ये क्या होंगी बेटा? जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन अगर हम बात करें, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी देखेंगे ध्यान से, फिनोमेना को समझेंगे। अभी मैं खड़ा हूं नॉर्मल, अब मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं। देखो हाथ रख रहा, सब रखो अपना हाथ ऐसे रिब्स पे। अब देखो, अब देखना, लिए जैसे मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं तो आप एक चीज नोटिस करो, रिब्स पे हाथ रखे होगे तो रिब्स कैसे हो रही है? ऐसे आ रही है, आउटवर्ड और अपवर्ड फील हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर आ रही, बाहर भी आ रही है। और डायफ्राम क्या हो रहा? कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे हाथ रखो, यहां पे
यहाँ इस कॉर्नर पे, अब देखो ऐसा लग रहा है वो नीचे की तरफ थोड़ा फैल रहा है। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे बेटा, इंस्पिरेशन करेंगे, तो ये क्या होगी, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, लंग्स क्या करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक्सपैंड होंगे। क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। जब लंग्स नीचे की तरफ एक्सपैंड होंगे तो इसका क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब सोचो बेटा, ये लंग्स है, जैसे ही मैं इंस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या करता हूं, परफॉर्म करता हूं, तो ये जो है बेटा रेडियल मसल से बना है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब ये इसके तरफ जा रहा है, दोनों सेंटर के तरफ। तो लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए क्या मिल गई, ज्यादा जगह मिल गई। अरे मिली नहीं मिली, तो देखो ये लंग्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड किधर करेगा, डाउनवर्ड। अच्छा, जब ये एक्सपैंड करेगा तो अभी इसका वॉल्यूम क्या है, अगर मैं बात करूं V1 है, बाद में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V2 तो ऑब्वियस सी बात है ना, V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर बताओ बेटा वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो प्रेशर क्या हुआ होगा, प्रेशर कम हुआ। अगर यहाँ पे प्रेशर कम हुआ है तो एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से किधर की तरफ मूव करेगी, लंग्स की तरफ मूव करेगी। यही तो होता है इंस्पिरेशन में। क्या बात समझ में आया? तो डायफ्राम का क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट पूरा, इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े, ठीक है। देखो क्या लिखा है बेटा, अगर हम बात करें डायफ्राम, अगर मैं बात करूं ये क्या है, मस्कुलर सेप्टम है, फाउंड ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। मतलब डायफ्राम इट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर है, पहले ही बताया हूं बेटा। और ऐसे नर्वस सिस्टम में अपन डिस्कस किए थे बहुत सारे मैमेलियन कैरेक्टर्स के बारे में, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप। डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखोगे मंदिर के ऊपर डोम होता है, मस्जिद के ऊपर डोम होता है, तो उसी तरीके क्या होता है, डोम के आकार का क्या होता है, डायफ्राम का शेप होता है, अगर हम बात करें। चलो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहे हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ, अगर मैं बात करूं इनहेलेशन, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम आर गेट कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब जो डायफ्राम की रेडियल मसल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ड्यू टू विच लंग्स हैव मोर स्पेस टू एक्सपांड, जिससे क्या मिल जाता है बेटा, लंग्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाती है क्या होने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए। और जैसे ही बेटा लंग्स को ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, क्या जगह मिलेगी एक्सपैंड होने के लिए, इससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, एयर मूव कर जाएगी कहां से, एटमॉस्फेयर टू लंग्स आ जाएगी। और वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर को हम क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस क्या हो पाएंगी, डिफ्यूज्ड हो पाएंगी, अगर हम बात करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनसीईआरटी बोलती है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलती है, इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सर ये इंटरकोस्टल वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटरकोस्टल। तो बाद में हम देखेंगे इंटरकोस्टल मसल क्या होती हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो इंटरकोस्टल समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले, इधर देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो गई बेटा, रिब्स हो गई। अगर मैं सबसे पहले स्टर्नम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, स्टर्नम। अगर हम बात करें, क्लियर है, ये हो गई स्टर्नम। बताओ बेटा स्टर्नम कितनी बोन के फ्यूज होने से बनती है, 3 बोन। वेरी गुड। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है, फ्लैट बोन। ऐसे ही कुछ पढ़े थे बेटा अगर हम बात करें स्टर्नम के स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी स्टर्नम से क्या अटैच होती हैं, रिब्स अटैच होती हैं। क्या अटैच रहती हैं, रिब्स अटैच रहती हैं। क्लियर है, मैं वन साइड की बना रहा हूं ओनली। ठीक है, क्या ये रिब्स समझ में आ रही हैं? अगर हम बात करें बेटा रिब्स की, तो देखें सबसे पहले हम समझ रहे सर व्हाट इज इंटरकोस्टल स्पेस।
अब आप देखो ये दो रिब्स हैं, दो रिब्स के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। क्या है? स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है बेटा? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स is known as intercoastal space। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? तो अब इस इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इंटरकोस्टल मसल्स जो रहती है दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट आर? एक तो होता है इंटरकोस्टल मसल और एक क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सर ये क्या होती हैं? अब उसको समझ लेते हैं बेटा क्या होती हैं। तो दो तरीके की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे आपकी इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अगर हम बात करें कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले हो जाएगी, एक हो जाएगी इंटरकोस्टल मसल और दूसरी क्या हो जाएगी अगर हम बात करें बेटा? द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सर दोनों ही में आपने क्या बोला? इंटरकोस्टल मसल, और यहां भी क्या है बेटा? बोलो इंटरकोस्टल मसल। इसीलिए सर डिफरेंस कहां पे आ रहा है? एक में एक्सटर्नल है और एक में इंटरनल है। तो सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या? What is external और internal? तो ये है surfaces। क्या बात समझ में आ रही है? सपोज ये दो रिब्स हैं, आ जाओ बेटा जल्दी उधर आओ, जल्दी आओ, दोनों हैंड को ऐसे करो, ऊपर आओ, ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। हाँ, सपोज दीज आर टू रिब्स। क्या बात समझ में आ रही है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज टू रिब्स इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। अब सर आप बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल क्या चीज है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये इसकी कौन सी सरफेस हो गई बेटा? एक्सटर्नल। तो जो मसल कैसे अटैच है? इस सरफेस से। ये दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर मैं बात करूं, क्या बात समझ में आ रही? दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विच इज अटैच विद रिब्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल क्या है सर? ये है अंदर सरफेस से, क्या दिख रही है? दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो होगा क्या सर इसका? एट द टाइम ऑफ अगर मैं बात करूं इनहेलेशन, जब मैं सांस लूंगा तो ये क्या होंगी? एक्सपैंड होंगी। क्या होंगी? एक्सपैंड होंगी। कौन होगा? एक तो डायफ्राम जो वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायफ्राम समझ में आ गया। दूसरा कौन कॉन्ट्रैक्ट होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिब्स क्या होंगी? एक्सपैंड होने लगेंगी। क्या बात समझ में आ रही? बैठो। क्या समझ में आया? अब इंटरनल कैसे अटैच रहती है ये? ठीक है, डायग्रामेटिक देखते हैं बेटा। रिब्स है, क्लियर है? रिब्स के बीच में मसल्स हैं। दीज आर, अब रिब्स के बीच में ऐसा थोड़ी कि ऐसे चाकू डालोगे तो आर पार निकल जाएगा। नहीं भाई, रिब्स जो होती हैं बोन्स हैं, और बोन्स के बीच में क्या होती है? मसल्स लगी हुई हैं। ये पूरा का पूरा क्या तुम्हारा रिब केज है अगर हम बात करें। क्लियर है? तो अब ये देखो, ये दिख रही है हमको, क्या दिख रही है बेटा? अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये देखो बाहर की तरफ लगी है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किधर दिख रही है? अगर मैं बात करूं, ये देखो अंदर की तरफ लगी हुई है। तो एट द टाइम ऑफ क्या होगा? जब मैं इंस्पिरेशन करूंगा तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नंबर 1, और नंबर 2 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। दो चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है? समझ में आया? जो भी एनसीईआरटी देख रहे बेटा, अभी एनसीईआरटी मत देखो, ठीक है? यहाँ देखो सारी चीजें, है ना? सारी सुविधा लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल समझ में आ गई और इंटरनल भी हमको समझ में आ गई किसके साथ क्या होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल, क्लियर है, स्टर्नम शिफ्ट। स्टर्नम किधर? रिब्स एंड स्टर्नम किधर शिफ्ट करेंगे बेटा? दोनों ही। अगर हम बात करें अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड। अब देखो करके देख लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं,
ठीक है सर, दो डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है क्या मूवमेंट रिब्स का, और स्टर्नम बाहर भी आ रही है और ऊपर भी जा रही है, मतलब एक किधर हो गया बाहर की तरफ, मतलब वेंट्रल, ऊपर वाला एंटीरियर। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या बोल दूंगा आउटवर्ड, दिस वन इज अपवर्ड, वेक्टर बीच में आएगा, वेक्टर, क्लियर है, समझ में आ रही है, और यही वेक्टर जा रहा है एकदम, मैं बात करूं, क्लियर है। आप जब फील करोगे तो इस वेक्टर को ही फील कर पाओगे इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो इसके दो कंपोनेंट किधर होगा, एक आउटवर्ड और एक अपवर्ड। फील करें तो कोई स्टर्नम पे हाथ रखा हूं मैं। अब इंस्पिरेशन करते हैं, फील हो रहा है कि सर हाँ आउटवर्ड भी जा रहा है और अपवर्ड भी जा रहा है, क्या बात समझ में आया। अब ये आउटवर्ड और अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सर क्या, यहाँ डायफ्राम का और यहाँ मसल में किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, क्लियर है बेटा। ड्यू टू विच क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। किधर बढ़ेगा बेटा, थोरेसिक वॉल्यूम इज इंक्रीज इन किधर, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, सो दे हेल्प इन इंस्पिरेशन। डॉर्सोवेंट्रल क्या होता है बेटा, डॉर्सल और वेंट्रल में पहले भी समझा चुका हूं। आगे वाला क्या है, पीछे वाला क्या है, क्लियर है। अब मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं, देखो अगर मैं मसल्स को छोड़ दूं, सिर्फ डायफ्राम नीचे है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिब्स बाहर की तरफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और थोरेसिक वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में। ये लिफ्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे हाथ रखो डायफ्राम पे, ये देखो ये ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ फूला फूला सा, ये स्टर्नम खत्म हुई, स्टर्नम के नीचे हाथ रख लो बस, एकदम ऐसा लगेगा, प्रेस करो, प्रेस होगा बढ़िया, ऐसा एयर भरी रहती है उसमें, क्लियर है। अगर हम बात करें, देखो जैसे ही अपन क्या करेंगे, देखो सांस ले रहा हूं मैं, उठ रहा है बॉडी, ऊपर उठ रहा है मेरे ऊपर, देखो इसके हिसाब से बताओ, डायफ्राम पे मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, देखना फोर्सफुल ब्रीथिंग, क्या बात समझ में आ रही, क्या हो रहा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब मैं आपको एक्सिस समझा देता हूं। एक्सिस की अगर मैं बात करूं, लंग्स के फेस में, लंग्स की अगर मैं बात करूं तो अगर लंग्स है तो इस तरीके की 4 एक्सिस दिख रही है मेरे को, क्या बात समझ में आ रही है। 4 एक्सिस का मतलब ऊपर वाली सरफेस क्या है, ऊपर वाले क्या बोलेंगे एंटीरियर, नीचे वाली पोस्टीरियर, ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डॉर्सल, इधर लेटरल, लेटरल का कोई रोल नहीं है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, क्लियर है, तो जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो रहे हैं। इन व्हाट डायरेक्शन सर, एंटीरियर पोस्टीरियर भी बढ़ रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर। अगर मैं बात करूं, समझ में आया, मतलब वेंट्रली डॉर्सली एक्सपैंड हो रहा है और एंटीरियर पोस्टीरियर भी एक्सपैंड हो रहा है। तो सर डायफ्राम के वजह से कौन सी मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या बात समझ में आया। फिर अगर दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करूं, सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करा रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करा रही है, अगर मैं बात करूं डॉर्सल वेंट्रल, क्या करा रही है, डॉर्सल वेंट्रल, क्या बात समझ में आया। एक्सपिरेशन, आओ बेटा जल्दी आओ फटाक से, देखो अब पूरा एक्सपिरेशन तुमको फील होगा कैसे हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, क्लियर है। तो आप ऐसे हैंड रखो, ये डायफ्राम की मूवमेंट दिखाऊंगा, क्लियर है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपैंड होगा ये वॉल्यूम, एंड किस डायरेक्शन में हो रहा है अगर मैं बात करूं, एंटीरियर पोस्टीरियर, रिब्स है ना, रिब मतलब थोरेसिक केज चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये भी तो उसका पार्ट है रिब्स, अगर हम बात करें, क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, क्लियर है। तो अब हम इंस्पिरेशन करते हैं, देखो ठीक है, चलो भी इंस्पिरेशन कर रहा हूं, क्या हो रहा है समझ में आया। तो डायफ्राम की वजह से किधर बढ़ रहा वॉल्यूम, अगर मारूं, समझ में आया, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल किधर लेके जा रही है, क्लियर हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ठीक है बैठो बेटा। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, मसल किस तरीके से हेल्प कर रही है अगर मैं बात करूं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो
नेक्स्ट आता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में होने वाले फिनोमेना जो क्वेश्चन बनते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन। अच्छा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ क्या हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ क्या हो रहा है। तो ये बात तो हमको क्लियर हो गई। जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो दो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा? तो सवाल उठता है सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी और क्या होगा उसका? क्या बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं अभी उसका भी रूल समझते हैं। अगर हम बात करें इंस्पिरेशन के टाइम पे मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, क्लियर है? तो मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ आएगी बेटा? अगर हम बात करें तुम्हारे लंग्स में आ जाएंगी, लंग्स पे पहुंच गई है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो जाएगा अगर हम बात करें हाई एज कंपेयर टू प्रेशर इन लंग्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर इन लंग्स अगर मैं बात करूं, क्लियर है? तभी तो गैसेस मूव की होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड चीज अगर बात करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, व्हाट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर? प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो लंग्स के अंदर प्रेशर उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और ये क्या है अगर हम बात करें? ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमने देखा कि इंस्पिरेशन करने के लिए एटीपी लगती है, ताकत लगती है, ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। करके देखो, चलो एक्सपिरेशन करो, अब छोड़ दो, देखो ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सांस लेना ही पड़ेगा। चलो इंस्पिरेशन करते हैं, अब रोक के रखो, छोड़ दो कि नहीं हम नहीं एक्सपिरेशन करना चाहते, नहीं कर पाओगे, मजबूरी हो जाएगी थोड़ी देर में, ऑटोमेटिक सब एक्सपिरेशन करोगे फिर। क्या बात समझ में आ रही? तो उससे क्या समझ में आया? इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन कैसी है? पैसिव प्रोसेस। समझ में आ गया? तो ये तो क्या था बेटा हमारा इंस्पिरेशन का। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा? एक्सपिरेशन के टाइम पे अगर थोड़ा और अंदर से चलूं तो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज, कौन सी कैपिलरीज आएगी अगर मैं बात करूं? सबसे पहले हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से जाएगा बेटा अगर मैं बात करूं तुम्हारे वेंट्रिकल से। कौन सा वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट? डीऑक्सीजनेटेड कौन पंप करेगा? राइट वेंट्रिकल। कौन सी वेन लेके जाएगी? आर्टरी लेके जाएगी, वेन लेके जाएगी? ये क्या है बेटा? हार्ट है। क्या है? हार्ट है। चलो क्लियर है, लेते हैं हार्ट को। चलो यहां से क्या है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है? ये कौन सा चैम्बर है हार्ट का? क्या है अगर मैं बात करूं? राइट एट्रियम। तो ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। अब बोलो बेटा राइट वेंट्रिकल से कौन जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में बताओ ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि CO2? CO2 ज्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। जब ये कहाँ गई? लंग्स, क्लियर है? लंग्स में क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं? बाहर से ऑक्सीजन आई है, जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा, तो यहाँ हाई टू लो, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? CO2 क्या हो जाएगी बेटा? डिफ्यूज हो जाएगी। सॉरी, ध्यान दो थोड़ा इसको, क्लियर है? अगर हम बात करें तो ये जो कहाँ थी बेटा? अगर मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी? लंग्स में CO2। अब यहाँ अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, अगर हम बात करें किसकी? एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? बहुत कम है। तो यहाँ हाई है, वहां तो हाई टू, दिस इज नोन एज एक्सपिरेशन। क्या बात समझ में आया? और अगर हम बात करें एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, क्लियर है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अच्छा, इंस्पिरेशन करने में 2 सेकंड लगते हैं, एक्सपिरेशन करने में 3 सेकंड लगते हैं। तो अगर कोई पूछ ले टाइमिंग किसकी ज्यादा होती है, इंस्पिरेशन की एक्सपिरेशन, तो क्या होगा? एक्सपिरेशन। ट्राई करके देख लो, इंस्पिरेशन देखो, करो। जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो थोड़ा ऊपर चढ़ते हो, लेकिन जब एक्सपिरेशन करते हो तो एक झटके के बाद फिर से नीचे आते हो। करके देखो।
फील हो रहा है कि एक्सपिरेशन करने में सर थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली जो हो जाता है टाइम ज़्यादा लगता है अगर हम बात करें तो। क्लियर है? चलो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में होने वाले मैकेनिज्म किस तरीके से रन करते हैं। चलो, तो बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन के समय क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन, किस किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बोलो आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओगे। डायफ्राम। और दूसरा अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या बात समझ में आ रही? दो चीज कॉन्ट्रैक्ट होंगी। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, और इसके कॉन्ट्रैक्शन के वजह से डॉर्सो वेंट्रल। डायफ्राम बिकम फ्लैट। क्लियर है? स्टर्नम मूव्स, किधर मूव करेगी बेटा अगर मैं बात करूं, आउटवर्ड और अपवर्ड। तो ये किधर हो जाएगी, आउटवर्ड, एंड दूसरा क्या हो जाएगी, अपवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? रिप्स मूव, रिप्स भी किधर मूव करेगी, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। जैसे स्टर्नम जा रही वैसे रिप्स भी जा रही है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दूसरी भी ली जा सकती है, एंटीरियर और वेंट्रल भी बोला जा सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ऑप्शन में आ जाए तो उस हिसाब से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? दूसरा चलते हैं बेटा, अगर हम बात करें एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सपिरेशन की अगर मैं बात करूं, इन एक्सपिरेशन ऑल द मसल आर रिलैक्स्ड। ऑल द मसल अगर मैं बात करूं, ऑल दी मसल्स आर कैसे हो जाएंगी बेटा, रिलैक्स्ड। ये ऑल दी मसल कौन कौन सी अगर मैं बात कर रहा हूं, एक तो बात कर रहा हूं डायफ्राम की बात कर रहा हूं, दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बट एट दैट टाइम अगर मैं बात करूं कौन हो जाएगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हो जाएगी गेट क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से क्या हो जाएगा, हम एक्सपिरेशन करेंगे। अब समझ में आया रिलेशन? दो एक तरफ और एक तरफ चलेगी। उसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम के साथ क्या होगा बेटा, रिब्स एंड स्टर्नम बोथ मूव्स बैक टू दी, अगर मैं बात करूं नॉर्मल पोजीशन। क्या बात समझ में आ रही है? बोथ आर मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशन। जैसे ही ये नॉर्मल पोजीशन पे आई तो मतलब क्या हुआ, वापस से थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे घटेगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम कम, प्रेशर हाई, तो प्रेशर बढ़ा तो लंग से मूव करके कहां चली जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में। तो दिस इज नोन एज एक्सपिरेशन। क्लियर है? ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटीज अगेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है? एंड बिकम नॉर्मल। एनसीईआरटी ये डायग्राम है बेटा, आपके नोट्स में भी होंगे सेम डायग्राम। अगर मैं बात करूं क्या हो रहा है, रिलेशन बता रहे हैं, एयर एंटर कर रही है कहां पे, लंग्स में, मतलब इंस्पिरेशन। देखो डायफ्राम कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो बताओ ये एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड हो रहा है तो रिब्स किधर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर है? रिब केज। अब एक्सपिरेशन करूंगा
तो वापस से क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था रिलैक्स होगा, तो इसको प्रेशर लगेगा ऊपर लंग्स को, भाई वापस जाओ अपनी जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, वापस रिलैक्स हो जाएगा। जैसे रिलैक्स होगा इन दिस कंडीशन, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, घटेगा, क्योंकि ये एक्सपैंड हो रहा है रिलैक्स होके, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर वापस से बाहर। एंड देखो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इज डिक्रीजेस। समझ में आया? नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल, अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग कहलाती, कैविटी नहीं बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहलाती है अगर हम बात करें। उसके बाद वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अगर बात करें द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीदिंग, मतलब हम चाहें तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? कई लोग देखना पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोक लेते हैं, क्लियर है? अगर मैं सबको बोलूं चलो डूब जाओ, सबके सब पानी में डूब जाओ इन द सेंस डुबकी मारो, डूबने नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, जिंदगी प्यारी है, ठीक है, तो डुबकी मारवाऊं, तो देखना कोई तो होगा पानी के अंदर जाती तुरंत बाहर जाएगा, नहीं डर लग रहा है करके, क्या बात समझ में आ रही? कोई तो होगा जो 10 सेकंड बाद बाहर आएगा, कोई 20 सेकंड बाद बाहर आएगा, कोई 30 सेकंड पे आएगा, कोई 45 सेकंड पे आएगा, 2-4 लोग तो पता चले 1 मिनट तक अंदर ही हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे पता नहीं पानी के अंदर कुछ भी कर लेंगे, दिखता थोड़ी पानी के अंदर, बोले मौका मिला सांस तो रोक ही सकते हैं, क्लियर? सांस छोड़ना नहीं है, बाकी अंदर है कि नहीं? तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय अगर मैं बात करूं प्रैक्टिसिंग, तो ये एक स्टेटमेंट बन सकता है नीट में कि क्या हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। क्लियर है? अब हम आते हैं किस पे, एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी को ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं क्या बोल रही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, तो जितना कुछ पढ़े हैं बेटा वह एनसीईआरटी का क्या था, सिर्फ 2 पैराग्राफ है। क्लियर है? तब ध्यान से समझते हैं एनसीईआरटी को। क्या बोल रहा है बेटा, अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, कौन कौन सी बेटा, इंस्पिरेशन और दूसरी एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब ड्रॉन इन का मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर, क्यों आएगी पता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आएगी, और मसल्स की एक्टिविटी भी पता है हमको। एक्सपिरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, क्लियर? द मूवमेंट ऑफ air into and out to the lungs is carried out by creating a pressure gradient, very important। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये किस वजह से हो रही है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। तो फिर सर सवाल उठता है ये प्रेशर ग्रेडियंट किसके किसके बीच में होगा, ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। क्लियर है बेटा? तो प्रेशर ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं इन बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए इतनी बातें आना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे फिर से वही रीड करोगे ऊपर ऊपर से और खत्म हो जाएगा खेल। क्लियर है? चलो, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ, कब होगा इंस्पिरेशन, बाहर से कब आएगी, फील करना है एक लाइन को बेटा। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स में जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स में प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में आएगी। क्या तुम लंग्स के प्रेशर को डायरेक्ट चेंज कर सकते हो? नहीं। कोई भी प्रेशर को तो चेंज कर ही नहीं सकता है लंग्स के। क्लियर है? अब हमको ये बात पता है प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो हम किस पे काम करते हैं, वॉल्यूम पे, जिस वजह से रिजल्टेंट किस पे चेंज आता है, प्रेशर पे। क्या बात समझ में आई? There is a negative pressure, स्टार बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट है ये, negative pressure in the lungs with रिस्पेक्ट मतलब कंपैरिजन कर रहा है, ऐसे निगेटिव नहीं है, लेकिन
एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमारे लंग्स का जो प्रेशर है निगेटिव है, मतलब कम है, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो पाएगी, अंदर आ पाएगी। क्लियर है बेटा। सिमिलरली एक्सपीरेशन की जब बात करूं, टेक प्लेस व्हेन, अब क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाई। मतलब दो कॉन्सेप्ट हम यहां से बना सकते हैं, एनसीईआरटी हमसे नीट पे पूछे जा सकते हैं बेटा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर हम बात करें, कौन सा प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज निगेटिव, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सपीरेशन की अगर मैं बात करूं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज पॉजिटिव, इट मींस हाई एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। फिर अगर हम बात करें द डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही बेटा, द डायफ्राम एंड specialized set of muscle. What is specialized set of muscle? External and intercostal muscle between the ribs. अब external coastal muscle and internal coastal muscle help कर रही है किसमें बेटा, respiration में, जो कि कहाँ है, in between ribs, मतलब in intercostal space में present है। Clear है। Help in generation of such gradient. Question बनेगा, which of the following structures are responsible for the generation of pressure gradient at the time of respiration? External intercostal muscle, internal intercostal muscle, diaphragm, all of the above. क्या होगा आंसर, समझ में आया, क्लियर है। ठीक है बेटा। द कंसर्न अगर मैं बात करूं, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। क्लियर है। विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम, अब समझ में आएगा, थोरेसिक चैम्बर इन, अब बोलो बेटा क्या रटने की जरूरत है, इसको भूलोगे कभी, बिल्कुल क्लियर सा, डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। नहीं तो बहुत लोगों को बेटा एक्सिस ही नहीं समझ में आता, ये एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, वेंट्रल सुपीरियर लैटरल फलाना ढिमाका, इसी में फंसे रहते हैं बेचारे, फिर बोलते हैं रट लो, और जब रट लेते हैं फिर एग्जाम में पहला एंटीरियर पोस्टीरियर दे देता है, दूसरा पोस्टीरियर इंटीरियर दे देगा, लैटरल फेटरल दे देगा, बोलेगा यार क्या पढ़े, तब समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो देखेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगर बात करें लिफ्ट्स अप द रिब्स, क्लियर है बेटा, क्या करेगा, रिब्स को लिफ्ट अप कर देगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ में। अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किधर के लिए ले जाएगी बेटा, अगर मैं बात करूं डॉर्सो वेंट्रल, अगर हम बात करें, क्लियर है। स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या क्लियर हुई बेटा ये लाइन, कि किस तरीके से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारी कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वॉल्यूम को बढ़ा देती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मार्क करके रखना। क्लियर है, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, सब कुछ मिला के थोरेसिक वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉज सिमिलरली इंक्रीज इन क्या हो जाएगा बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है यहाँ पे, फिर वही बात है, बाहर के रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। ये देखो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम अगर हम बात करें, एंड द किसका बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें सर, एक क्या हो गई सर, एक हो गई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर है बेटा, और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा डायफ्राम। क्लियर है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। ये दो फिनोमिना से डायफ्राम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, और जैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे बैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे जो रिब्स है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और एक्सपीरेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें
आपको और क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कितनी होती है बेटा, 12 से 16 टाइम हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं एवरेज ह्यूमन की अगर मैं बात करूं। फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पैरोमीटर विच हेल्प टू, अगर बात करें क्लिनिकल असिस्टेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, स्पैरोमीटर्स को मार्क कर लेंगे बेटा। क्लियर है, यूज किया जाता है इसके लिए। क्लियर है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे हमारा समाप्त होता है पूरी तरीके से। किसी को डाउट, अब किसी को भी क्लियर है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेगा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है हमारा, समाप्त होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ। क्लियर है, अब हम जा रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म हमारा दूसरा है डबल सर्कुलेशन। क्लियर है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन अगर हम पढ़ रहे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें कौन कौन सा पार्ट है, एक तो हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी। क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। देखेंगे बेटा सबसे पहले ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होगा बेटा अगर मैं बात करूं, वेरी गुड, कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे अगर हम बात करें। क्लियर है, 4 चैम्बर होंगे हमारे हार्ट में। चलो सेप्टा कौन सा है बेटा, अभी बताना धीरे धीरे, ये कौन सा है, चलो ये कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये वाला कौन सा है, इंटर एट्रियल सेप्टा, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। समझ में आ गए, सेप्टा हमको पता है पूरे कौन कौन से सेप्टा होते हैं। चलो अगर हम बात करें, लेबलिंग करते हैं सबसे पहले। ये कौन सा एट्रियम है अगर मैं बात करूं, राइट एट्रियम। दिस वन इज, ये क्या है बेटा, राइट वेंट्रिकल। दिस वन इज, क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, राइट एट्रियम जो होता है रिसीव करता है कहां से क्या क्या चीजें आती है। क्लियर है, तो अगर हम बात करें बेटा राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में क्या आएगा बेटा अगर हम बात करें, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अपर साइड से कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना कैवा। कौन लेके आती है बेटा, लोअर साइड से कौन लेके आएगी, इंफीरियर वेना कैवा लेके आएगी। क्लियर है, अगर हम बात करें तो ये कौन सी होगी अगर मैं बात करूं, दिस वन इज सुपीरियर वेना कैवा और दिस वन इज इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर है, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये ब्लड कहां फिल होगा, राइट एट्रियम में। क्या बात समझ में आ रही है, राइट एट्रियम में फिल हो रहा है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, वेरी गुड, इन बिटवीन देयर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं बेटा, हमने पढ़ा था, हाँ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स। क्लियर है, और अगर मैं बात करूं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, हाँ वेरी गुड, देयर इज बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है, दिस वॉल्व आर अटैच विद द, अगर मैं बात करूं मसल्स, विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडेनी, जो कि क्या थी, कोलेजन फाइबर्स थी। अगर मैं बात करूं, देखो दीज आर अटैच विद, अगर मैं बात करूं वॉल्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडेनी। याद आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज अ कॉर्डे टेंडेनी। Walls always open in unidirectional. Walls are always unidirectional अगर मैं बात करूं। क्लियर है, अब राइट वेंट्रिकल से क्या जाएगी अगर मैं बात करूं, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी यहां से, अच्छा ये वही आर्टरी है क्या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कहां लेके जाती है, घर, अच्छा लंग्स में लेके जाती है, तो फिर बेटा इसको आर्टरी क्यों बोल रहे हैं,
हमने तो यही पढ़ा था बचपन में कि सर आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और हमको बता दिया जाता है ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। आर्टरी हम उसको बोलते हैं जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती है। अब कॉन्सेप्ट बनाना, जो भी वेसल्स या अगर मैं बात करूं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी उसको हम आर्टरी बोलेंगे आज से। जो वेसल्स टूवर्ड्स द हार्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे? अब देखना कॉन्सेप्ट ही गलत नहीं होगा, क्लियर है? अगर मैं बात करूं, देखो these are the vessels, अभी मैं आर्टरी वेन बोल ही नहीं रहा हूं, but it carry blood away from heart, तो it is known as, क्या बात समझ में आ रही है? कहाँ लेके जा रही बेटा? लंग्स में। तो लंग्स में लेके जा रही तो मैं क्या बोलूंगा? लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। तो लंग्स में गई तो दिस वन इज, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगी? पल्मोनरी। आर्टरी, क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बेटा यहाँ भी वॉल्व होते हैं? कौन से वॉल्व होते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर क्यों बोले? मतलब, और ईद का चांद क्या होता है फिर बेटा? ये तो आधा चांद है, क्लियर है? आधा चांद जैसे होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। क्लियर है? क्यों होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, कहीं जो डीऑक्सीजनेटेड गया वापस से राइट वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए। क्या बात समझ में आया? चलो, अब अगर मैं बात करूं लंग्स में गया तो लंग्स में क्या हुआ होगा? अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझे हम लोग, तो वहां पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज, डीऑक्सीजनेटेड गया, CO2 पलटी हो गई, इमेजिन करो लंग्स में ऑक्सीजन आ गई, तो नाउ दिस ब्लड इज बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब यहां से अगर हम बात करें ऐसे ऐसे ही बना देते हैं, देखो एक आ गई, ऐसे ही बनाते थे ना, ये क्या है? पल्मोनरी वेन क्यों बोल रहे बेटा? तो ऑक्सीजन लेके आ रही है टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट आ रही, चाहे ऑक्सीजन लाए चाहे ना लाए, हमको मतलब नहीं है। क्या आप समझ में आया? टुवर्ड्स द हार्ट आई तो हम उसको क्या बोल देंगे? अब भले उसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, उससे मतलब ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अच्छा, ऐसे कितनी आएंगी? 4। कितनी आएंगी बेटा? 4। या तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 पेयर, 2 पेयर। क्या बोल सकते हैं बेटा? 2 पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये देखो 4 क्या आएंगी यहाँ पे? अगर मैं बात करूं टोटल नंबर पूछे तो 4 पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लंग्स। क्लियर है? और ये क्या लेके आएगी बेटा? ये है, अगर मैं बात करूं, लिख रहा हूं पल्मोनरी, क्या है बेटा? वेन्स हैं, लेकिन कैरी कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या है? जबकि पल्मोनरी आर्टरी बट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बात समझ में आया? अब जो ब्लड आया है तो यहाँ कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। क्या है बेटा? ऑक्सीजनेटेड है। समझ में आया? अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, मैं आपको पढ़ाया था मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। क्या बात समझ में आ रही है? और उसका सीक्वेंस भी लिखवाया था, सबसे ज्यादा मस्कुलर कौन सी होती है बताओ? तो सबसे ज्यादा मस्कुलर कौन सी वॉल्व होती है? राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? क्यों होती है? वेरी गुड, भजिया तल दिए पूरा। हाथ खड़े करके बोलना था, सबको पता है आंसर। वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के, है कि नहीं? आपकी इस सोच को सलामी दो बेटा, ठीक है? 21 तोपों की सलामी, एकदम सही बोले। अगर मैं बात करूं तो बेटा क्यों? क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल्स है इसको फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को ऐसा पंप करना होता है ताकि ये पूरे के पूरे बॉडी में क्या कर सके? सर्कुलेट कर सके। दैट्स व्हाई द वॉल ऑफ, अगर हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल आर मोर मस्कुलर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर है?
तो हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा मस्कुलर बनाएंगे। क्लियर है? ये लो, ये क्या हो गई बेटा, मसल्स हो गई, ताकि ये क्या कर सके, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कर सके। इसको पतला पतला बना देते हैं लोग, ये ज़्यादा नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, अगर हम बात करें, चलो समझ में आया, तो ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, ज़्यादा फोर्सफुली क्या कर पाएगी, पंप कर पाएगी ब्लड को। अब ब्लड कहाँ से आएगा बेटा, बाइकस्पिड वॉल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां से क्या निकलेगी, एओर्टा। क्या निकलेगी बेटा, एरोटा, ओटा, क्या बोले बेटा, एओर्टा। क्लियर? यहां से क्या निकलेगी, एओर्टा। और एओर्टा क्या लेके जाएगी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारी बॉडी में क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो सर ये क्या था, अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन, व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, समझेंगे अगर मैं बात करूं। एक तो पहले समझो सर सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये मार्किंग देखो, यहां से लेके ये यहां तक, जिसमें ब्लड हार्ट से लंग या लंग से हार्ट है, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन विच इज शॉर्टर सर्कुलेशन। बड़ा कौन सा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कैसे बड़ा है बेटा, ये देखो, ये जो हमारे क्या हुआ, बाहर निकला हार्ट, फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, फिर पूरे बॉडी में सारे ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन से डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर कहाँ आएगा, राइट। समझ में आया? तो दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। डबल सर्कुलेशन क्यों, हमने पढ़ा था पाइसेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हार्ट में एक बार ब्लड आता है और एक बार जाता है। इनकम्प्लीट डबल क्यों बोले, एम्फीबियंस में पढ़े थे मिक्स ब्लड, क्यों बेटा, अगर हम बात करें, वेरी गुड, अगर हम बात करें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं होता था। कंप्लीट डबल मतलब डबल अब कंप्लीट होगा, मतलब 2 बार आएगा 2 बार जाएगा। चलो मैं बताता हूं 2 बार कब आएगा और कब जाएगा, एंट्री और एग्जिट। देखो एंट्री 1, और अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगी, एग्जिट 1। एक बार आया, एक बार चला गया, फिर दोबारा आया E2, और यहाँ पे एग्जिट 2, फिर आया फिर गया। 2 बार हमारे हार्ट में आ रहा है, बिफोर पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन होने से पहले ही हमारे हार्ट में कितने बार ब्लड आया, 2 बार, और गया कितने बार, 2 बार। क्या बात समझ में आया बेटा? तो ये क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है। तो किसी को डाउट बेटा डबल सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक में कोई डाउट है, पल्मोनरी में कोई डाउट है, क्लियर है? उतना ही बताया जो कि डबल सर्कुलेशन में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीटेड अवर डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है, अगर हम बात करें, क्लियर है? एनसीईआरटी पे चलते हैं, एनसीईआरटी क्या बातें कर रही है यहाँ पे, देखते हैं। डबल सर्कुलेशन, देखो बेटा डबल सर्कुलेशन क्या हो जाता है, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द, कहाँ एंटर होगी बेटा, अगर मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में चली गई। फिर अगर हम बात करें where the left ventricle pump blood into the aorta, मतलब अगर मैं बात करूं, मैं खड़ा हूं ऐसे आपके सामने, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज, अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पंप किया ब्लड को कहां, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां गया, लंग्स में, लंग्स में गया, लंग्स से फिर जैसे गया तो ब्रीदिंग किया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, और जो एक्सचेंज हुआ CO2 बाहर गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। क्या बात समझ में है? और ऑक्सीजन तुरंत डिफ्यूज हो जाएगी, क्लियर है, एल्वियोलर
मेम्ब्रेन पूरा एपरेटस पता है हम लोग को, क्लियर, स्क्वेमस सेल, एपिथेलियम, डिफ्यूज डिफ्यूज हो गई, पूरा हो गई, कैरी वैरी कर लिया, जिसको लेना था हीमोग्लोबिन पकड़ लिया अपने, लेके जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? हार्ट में। हार्ट में किधर जाएगा अब? इधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर हो गया। यही बात बोल रही है एनसीईआरटी। फिर अगर हम बात करें द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द, अगर हम बात करें किस में जाता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। समझ में एकदम सिंपल है। फिर अगर हम बात करें दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, यही पाथवे क्या कहलाता है? छोटा सा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां था बेटा? अगर मैं बात करूं तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आ गया, क्लियर है? एओर्टा, अब एओर्टा क्या करेगी? इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरी टू द टिश्यू फ्रॉम where deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is called systemic circulation. क्या बात समझ में आ गया? systemic circulation. systemic circulation से फायदा क्या है? क्योंकि blood is a transported medium. ब्लड क्या एक तरीके का ट्रांसपोर्टेड मीडियम हमारे बॉडी का, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसियस, न्यूट्रिशन, सब कुछ लेकर आता है। अगर मैं बात करूं अदर मिनरल्स, आयंस, कहाँ? टिश्यू पे जो रिक्वायर्ड है, और जो भी वहां से वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके लाता है। दिस सिस्टम, अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन, द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है? ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स, बदले में क्या ले लेगा? CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन। जैसे कि व्हाट आर द हार्मफुल सब्सटेंस? अगर मैं बात करूं तुम्हारा अमोनिया जो क्रिएट हो रहा है, यूरिया, दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सब क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है। वहां पे अगर मैं बात करूं तो सबको क्या कर ले? कलेक्ट। अ यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन exist in between digestive tract and liver called hepatic portal system. किसकी बात कर दिया? ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा? पोर्टल सिस्टम में जो वेन्स होती हैं डायरेक्टली वेना केवा में नहीं डालती, मतलब जो वेन्स होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली नहीं देंगी, किसमें? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ये देंगे किसी और ऑर्गन को, और ऑर्गन में अगर कौन जाए? लीवर में जा रहा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी में जा रहा, रीनल पोर्टल सिस्टम। बोलो रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़े नहीं पढ़े? बताए, फ्रॉग में बताया बेटा पूरा एक्सप्लेन करके, लोअर पार्ट से किस तरीके से लेके जा रहा था, क्लियर है? तो अगर हम बात करें वो हो गया। फिर तीसरा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल बताओ पिट्यूटरी में पढ़े नहीं पढ़े? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, अगर बात हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कौन से? एंटीरियर की पोस्टीरियर? क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें बेहतरीन तरीके से कनेक्शन देखें तो वहां पर किस तरीके से होता है, तो ये क्या हो जाते हैं? पोर्टल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है? हिपैटिक पोर्टल वेन्स, हिपैटिक पोर्टल वेन वेरी इंपॉर्टेंट, हिपैटिक पोर्टल वेन, क्लियर है? कैरीज ब्लड फ्रॉम, कहां से करेगी बेटा? इंटेस्टाइन टू द लीवर। अब इंटेस्टाइन बस लिखा है, जबकि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में अगर मैं बात करूं इंटेस्टाइन नहीं, और भी एक दो जगह ऐसी हैं जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया जाता है बेटा? अगर मैं बात करूं कैरी किया जाता है। बताया था, बोनस हो गया था क्वेश्चन, स्टोमक भी दे दिया था, जबकि स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ही सही होता है आंसर में, क्योंकि अपन पूरा पोर्टल सिस्टम पढ़े थे, पूरा ड्रॉ करके पढ़े हैं, क्लियर है?
बिफोर इट इज, अगर मैं बात करूँ, डिलीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। स्पेशल अगर मैं बात करूँ कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फॉर द हार्ट मसल्स। कोरोनरी सप्लाई, हार्ट की मसल को भी तो सप्लाई चाहिए। जो कोरोनरी आर्टरी पढ़ाया था बेटा, हार्ट अटैक में ब्लॉकेज हो गया था, जहां पे जाके फट गया था, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो दीज आर द कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की मसल को खुद भी सप्लाई करती हैं। क्लियर है? जो कि स्पेशल टाइप का एक सेगमेंट है। तो ये हुआ हमारा क्या पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब हमारे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा पोर्टल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? पोर्टल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो बातें नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। पोर्टल सिस्टम क्या बोलता है? पोर्टल सिस्टम व्हेन द वेन ऑफ एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन की अगर वेन ऑफ द बॉडी डज नॉट ओपन इनटू कैवियल वेन। कैवियल वेन कौन है? जो कहाँ लेके जाएगी बेटा? कैरी ब्लड इनटू दी हार्ट, इनटू दी हार्ट। मतलब हमको क्या करना है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन से बाईपास हो जाना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने नहीं देना। ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, व्हेन द वेन ऑफ एनी ऑर्गन, जब किसी ऑर्गन की वेन ऑफ द बॉडी डज नॉट ओपन इनटू द कैवियल वेन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं ऑफ द हार्ट, बट इट इज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज इन एनी अदर ऑर्गन, किसी दूसरे ऑर्गन में डिवाइड हो गया। क्लियर है? एंड इट्स ब्लड इज, अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेड बाय द वेन ऑफ अदर ऑर्गन। अब इसका जो ब्लड है वेन ऑफ अदर ऑर्गन से ट्रांसपोर्टेड किया गया किसमें? हार्ट में। दिस टाइप ऑफ, अगर मैं बात करूं, सिस्टम इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। It is of following type. What are the different type of portal system? अगर हम बात करें, नंबर 1 बेटा क्या होगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पहला। नंबर 2 बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम। नंबर 3 हाइपोफाइशियल पोर्टल। क्या बात समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम? मतलब डिफरेंट, हमारे जैसे कि हमने बेटा खाना खाया, सपोज हमने क्या किया बेटा? फूड लिया। फूड जो होगा स्टमक में डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में होगा। क्लियर है? अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना है। अगर वो एब्जॉर्ब करके हार्ट में दे देंगे तो कोई मतलब है क्या? तो इंटेस्टाइन, हार्ट, स्प्लीन, सब जगह से क्या होगा? ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज, वेन्स कहाँ जाएंगी बेटा? लीवर में जाएंगी। लो भाई हम अमीनो एसिड लेके आए हैं, लो भाई हम फैटी एसिड लेके आए हैं। क्लियर है बेटा? लो हम कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेके आए, लो हम सैकराइड्स लेके आए। आप एक काम करो, लीवर में, लीवर इज द मेटाबॉलिक ऑर्गन। क्लियर है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलना है। क्लियर है? बताया था बेटा। क्लियर है? तो वहां पे क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अगर अमीनो एसिड भेजा गया है तो प्रोटीन की चैन बनना चालू हो जाएगा। क्या प्रोटीन खाते हो तो क्या प्रोटीन डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्म में ही रहता है? नहीं, जो आप पहले कॉम्प्लेक्स खाते हो वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, देन दिस सिंपल मॉलिक्यूल इज अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रही है? फिर वो क्या होता है कि इस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद लीवर से वेन्स निकलेंगी जो कि जाएंगी कहां पे? पंप कर देंगी बेटा तुम्हारी कैवियल वेन में, जाओ अब इसको पंप करा दो। इससे क्या होगा? प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब होगा और यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर है?
अच्छा, रीनल पोर्टल सिस्टम जो है बेटा ये ह्यूमंस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन हमारे ही सिलेबस में अलग अलग जगह इसकी बात हुई है। किस में मिलता है, अगर मैं बात करूं पाइसेस में मिलता है और एम्फीबियंस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाइपोफाइसल सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड इन बिटवीन द पिट्यूटरी, क्लियर है। तो ये हमारे हो गए क्या, पोर्टल सिस्टम। डायग्राम याद आ रहे हैं? yes. पूरा डायग्राम बनाए थे। अगर बात करूं पोर्टल सिस्टम का किस किस तरीके से रन करता है, आपके नोट्स में होगा, ये अवेलेबल होगा, क्लियर है। तो अगर हम बात करें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, it brings blood directly from digestive tract, spleen, pancreas and gallbladder to the liver. Digestive tract also include stomach, clear है, intestine सब included है। कहाँ लिख गए, लीवर। मैं सिर्फ बेटा लीवर या इसे तुम्हारा इंटेस्टाइन नहीं लिखा, जो होता है वो पूरा लिखेंगे, क्लियर है। इन द लीवर देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ, अगर बात हो मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। डन। नेक्स्ट है बेटा कार्डिक साइकिल। क्या है, कार्डिक साइकिल। थके वके तो नहीं हो रहा, पानी वानी तो नहीं पीना, पी लो पानी, पी लो तुम लोग, पी लो थोड़ा सा, है ना, पानी वानी पी लो, फिर कार्डिक साइकिल लेते हैं, है ना। पूरे 9 पढ़ोगे, 9 टॉपिक आज? नहीं पढ़ पाओगे, है ना, इसीलिए मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ 4, है कि नहीं। लेकिन 4-5 टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, क्लियर है। और देखो टेस्ट का सिलेबस क्या है कल, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि हमारा फोकस नीट है। तो आज घर जाके या यहीं बैठ के क्लास के बाद 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक को रिवाइज कर लेना। भले अभी टेस्ट में नहीं आएगा कल, लेकिन इसको रिवाइज कर लेना, क्लियर है। चलो शुरू करें। जो बाहर गए उनका नुकसान होगा ना। चलो ठीक है। नया फिर से स्टार्ट करते हैं, लगातार। एसी बंद करवा दें बेटा, बिजली बिल बचवाना चाहती हूँ, बंद कर दो या कम कर दो या ऊपर कर दो, है कि नहीं। और बताओ तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है जब तक, हाँ पढ़ाई पे चर्चा, हाँ बढ़िया चल रही है। स्टॉप कर देना, हो गया। नहीं वो अभी और चलेगा, आपका पूरा लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो फिर अभी स्टॉप कर देना। नहीं स्टॉप कर दो ना, जोड़ दे। स्टार्ट करें? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्डिक साइकिल, ठीक है। चलो तो कार्डिक साइकिल को देखते हैं किस तरीके से चलती है। तो चलो तो सबसे पहले कार्डिक साइकिल होती क्या है। कार्डिक साइकिल अपन को सिंपल सी बात है पता है, 0.8 सेकेंड की होती है अगर हम बात करें। और एक हार्ट बीट जो होती है उसी को हम क्या मानते हैं बेटा, कार्डिक साइकिल मानते हैं। या अगर हम बात करें QRS कॉम्प्लेक्स को हम गिन के नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा NCERT बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर है। और क्या पता 2024 में आ जाएगी वो, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, ड्यूरिंग 1 मिनट तुम्हारा दिल कितना धड़कता है, किसके लिए धड़कता है, किसके लिए धड़कता है। 2-4 लोग बोले मेरा उसके लिए धड़कता है, बोले
लेकिन वो कई बार तोड़ देती है तो धड़कते धड़कते रुक जाता है। क्लियर है? तो बेटा इसके उसके लिए नहीं धड़कता, हमारा दिल किसके लिए धड़कता है? हमारे लिए धड़कता है। नहीं धड़केगा तो तुम तड़प जाओगे। समझ में आया? तो दिल की धड़कन किस लिए होती है बेटा? ताकि हमारा ब्लड क्या कर सके? पंप हो सके। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग 1 मिनट हार्ट पंप करता है। कितना पंप करता है बेटा? 5 लीटर ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें एग्जैक्ट होता है कितना पढ़े थे बेटा? 50 अब 40 लगभग अगर हम बात करें। क्लियर है? ml ब्लड जो होता है पंप होता है, लेकिन अप्रोक्स कितना लिया जाता है? 5000 ml और 5 लीटर। क्लियर है? इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू, अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल्स। विच वेंट्रिकल बेटा? अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 72 बीट्स करता है और उस 72 बीट्स में 5 लीटर ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप कर देता है। फिर कार्डिक साइकिल के अंदर इवेंट्स क्या क्या होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं। क्लियर है? तो 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है बेटा? सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी मैं क्या बोलूंगा बेटा? सिस्टोल और दूसरा तो सिस्टोल वर्ड से क्या लेना है? मतलब ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब क्या होगा? बेटा पीछे वाले फैन ऑफ कर दो। इसका मतलब क्या होगा? एसी ऑन कर लो, भले फैन ऑफ करो सारे, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा बेटा? अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन, तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है अगर हम बात करें। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें लाइट बंद करने कौन बोलेगा? वो तो दिखेगा नहीं, इसलिए उन लोगों को बेचारों हमारे बेटा पीछे की लाइट बंद कर लो। दिखेगा नहीं बेचारों को। देख रहे हो? बहानेबाजी भूल गया तो कैसे झूठ बोल रहा है। खतरनाक आदमी है, बहुत बहाने बनाता है ये। बोलता दिखेगा नहीं। अबे इंसान है, उल्लू नहीं है, दिखेगा नहीं। ठीक है? तो कहाँ थे हम लोग? अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्ट्रैक्शन में, क्या बात क्लियर है? और रिलैक्सेशन। सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्लियर हो गया। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। अब ये दो चीज के साथ इवेंट होंगे। किसके साथ होगा बेटा? या तो एट्रिया के साथ या वेंट्रिकल के साथ। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियम रिलैक्स करेगा एट्रियल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या बात समझ में आ रही है? तो यही इवेंट्स हमको समझने हैं। अगर हम बात करें, ऐसे ऑन कर लो। चलो किस पे बात करें? द कंडक्शन ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रिया में जब कंडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा बेटा? अगर मैं बात करूं एट्रियल सिस्टोल। क्या कहलाएगा बेटा? एट्रियल सिस्टोल। क्या बात क्लियर है? अब बोल रहा रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियल डायस्टोल। अगर मैं बात करूं द कंडक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल इज नोन एज क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद अगर हम जाएं तो एट द टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल, जब कार्डिक साइकिल चलती है इन द रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, तो क्या हो जाता है बेटा? अगर हम बात करें 72 बीट्स कितने मिनट में होती है? पर मिनट। पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं?
60 सेकेंड। तो अगर हम बात करें 60 डिवाइडेड बाय 72, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं बेटा किसको, 60 को, मतलब 60 मतलब पर मिनट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू 0.8 इज 0.8 इज कार्डिक साइकिल। इसका मतलब होता है 0.8 सेकेंड की क्या होती है हमारी कार्डिक साइकिल होती है। तो व्हाट इज कार्डिक साइकिल, ये 0.8 सेकेंड में हमारा एट्रिया रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेंट्रिकुलर इवेंट और एट्रियल इवेंट ऐसा नहीं है पहले ये होगा फिर वो होगा, दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं 0.8 सेकेंड में। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं कितने देर का क्या होगा। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा सिस्टोल और डायस्टोल की, डेटा लिखे पहले, एट्रियल के लिखते हैं और फिर वेंट्रिकल्स के लिखते हैं। क्लियर है? तो मैं लिख लेता हूं एट्रियल इवेंट, क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेटा, एट्रियल इवेंट्स, और इधर लिख लेते हैं वेंट्रिक्यूलर इवेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। क्लियर है? अब एट्रियल इवेंट की मैं बात करूं तो एट्रियल इवेंट में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। क्लियर है? तो लिखते हैं एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। क्लियर है? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। बोलो बेटा एट्रियल सिस्टोल कितने देर का होता है? 0.1 सेकेंड का, और फिर रिमेनिंग क्या होगा, 0.5 सेकेंड का डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर इवेंट कैसे चलेगा अगर मैं बात करूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का, और डायस्टोल दोनों ही अपने इवेंट कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं, 0.5 सेकेंड, 8 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों ही अपने इवेंट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब एट्रिया ज्यादा देर तक क्या होता है, फिल होता है। क्लियर है? और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको ज्यादा ब्लड को पंप करना होता है हमारे पूरे हार्ट में, दोनों तरफ, एक तरफ सिस्टेमिक में भेज रहा है और एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेज रहा है। क्लियर है? तो इसकी अपन क्या बना लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं, कार्डिक साइकिल। तो थोड़ा साइकिल जैसे लगेगा। कहाँ गया अपना वो, इसमें तो आएगा नहीं। चलो, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने हाथों से ही गोल बनाने की। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एट्रियल इवेंट की। किसकी? एट्रियल इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, क्लियर है, और वेंट्रिकुलर इवेंट की। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक बन गए हैं। तो हम अगर मैं बात करूं इसको डिवाइड करते हैं साइकिल्स को, कितने टाइम में, कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अगर हम बात करें 8 सेकेंड में डिवाइड कर लेते हैं अगर हम बात करें। क्लियर है? तो चलो डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलो अब इसमें कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही, कितने 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 सेकंड्स के होंगे। तो यहाँ पे डालते हैं बेटा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। क्लियर है? सेम वेंट्रिकुलर इवेंट ले लेता हूँ मैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अगर मैं बात करूँ 5, 6, 7 देन 8। क्लियर है? अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बेटा, सिस्टोल होगा, यहाँ लिख देता हूँ सिस्टोल। सिस्टोल को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, मार्किंग कर देते हैं। डायस्टोल
करेक्ट देंगे बेटा, प्लेन छोड़ देंगे। क्लियर है, ये अपन ले लेते हैं, मार्किंग्स इस तरीके से करना है। तो अगर मैं बात करूं एट्रियल सिस्टोल, इसका मतलब एट्रियम कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, 0.1, मतलब ये एट्रियम का, अभी वेंट्रिकल भूल जाओ, 0.8 सेकेंड तक गिनना है। चलो चालू करो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 पंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंप। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हम बात करें तो हमारा एट्रिया काम करेगा, मतलब 0.1 में कॉन्ट्रैक्ट, फिर नेक्स्ट 0.7 फिल 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 पंप, फिल 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 पंप, फिल 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 पंप, फिल 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 फिल। ऐसा कौन काम करता है बेटा, हमारा एट्रिया। क्लियर? तो ये हुआ एट्रियल इवेंट। अगर मैं बात करूं तो ये देखो, क्या बात समझ में आई, एट्रियल इवेंट। अब ये कब होगा बेटा, अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर, एट्रिया जैसे कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होना चालू होगा, वैसे ही वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही वेंट्रिकल क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स में, और जो वॉल्व्स ओपन थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। समझ में आ रही है? हार्ट साउंड पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, तो अपन देखेंगे तो 0.1 सेकेंड तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही बेटा? कौन सा इवेंट चल रहा है, वेंट्रिकुलर इवेंट। तो ये क्या होगा बेटा, नेक्स्ट 3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो मतलब वेंट्रिकल्स पे आते हैं। अब वेंट्रिकल्स नीचे है बेटा, वेंट्रिकल्स ऐसे हैं, तो ये कैसे पंप करेगा, 1 2 3, समझ में आया, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, मतलब 1 2 3, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? तो इस तरीके से हमारा कौन काम करेगा, वेंट्रिकल। अब हम चलाएंगे किसको, एट्रिया और वेंट्रिकल सिस्टोल को, दोनों को साथ में रन करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया एट्रिया, ये हो गया वेंट्रिकल। क्लियर है? तो ये देखो, ये हुआ 0.1 पंप वेंट्रिकल में गया, ये जैसे ही रिलैक्स होगा तो ये 2 चालू हो गया, तो 2 चालू होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 3 4। समझ में आया बेटा? कितना, 2 3 4। समझ में आया? अब फिर ये क्या होंगे दोनों, अभी कितना हुआ, 0.4 सेकेंड पे है, 5 6 7 8, मतलब 5 6 7 8 इस तरीके से जा रहा है। अगर मैं बात करूं, मतलब पहले सेकंड में एट्रिया पंप किया, तब ये फिल ही हो रहा था। क्लियर है? जैसे ये रिलैक्स हुआ, ये पंप किया, मतलब ऐसे हार्ट चलता है। समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से क्या होती है, हमारी कार्डिक साइकिल रन करते रहते हैं। और ये पूरा एक इवेंट होके पूरा रिलैक्स होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, अगर हम बात करें। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे, एक वर्ड आता है जॉइंट डायस्टोल। क्या आता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, जॉइंट मतलब दोनों। इट इज अ टाइम इन विच एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, मतलब दोनों की फीलिंग हो रही होगी, एट्रिया भी भर रहा होगा और वेंट्रिकल भी भर रहा होगा। तो कितना देर होगा, माइनस कर दो, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, ओवरलैप कर दूं, आपके में डायग्राम होगा वाला, ओवरलैप वाला। क्लियर है? इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो कितना खाली जगह मिलेगी, देखो देखते हैं। यहां चालू करूं, 0.1 0.4, इसके बाद तो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये 0.4 सेकेंड वो टाइम है। अगर मैं बात करूं, 0.4 सेकेंड वो टाइम है जिसमें एट्रिया प्लस वेंट्रिकल दोनों ही क्या हैं, रिलैक्स्ड हैं। क्या है बेटा, रिलैक्स्ड हैं। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अरे क्लियर है, समझ में आया? तो ये था हमारा क्या बेटा, कार्डिक साइकिल। कोई डाउट इसमें? डन।
नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत बड़ा हमारा, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब तुम मेरे को बताओ कि काउंटर करेंट आज पढ़ना है कि नेक्स्ट लेक्चर में लें? अभी पढ़े? चालू करूं फिर मैं? चलो तो चालू कर रहे हैं क्या बेटा? काउंटर करेंट मैकेनिज्म। चलो काउंटर करेंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, व्हाट इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म? तो सबसे पहले हम समझते हैं, वेरी गुड, यही काउंटर करंट यही है। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि काउंटर करंट होता क्या है। मैकेनिज्म तो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि व्हाट इज काउंटर करंट। क्लियर बेटा कि काउंटर करंट क्या होता है? तो ध्यान से देखो बेटा, काउंटर करंट क्या होता है। काउंटर करंट का मतलब होता है एक दूसरे को काउंटर कर देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बोलते हैं जहर को जहर काटता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि तुमने कहीं आग लगाई, जो कि तुम्हारी आदत रहती, खासकर लड़कियां आग लगाने में एक्सपर्ट रहती हैं, बिना माचिस बिना तेल के आग लगा सकती हैं कहीं भी। क्लियर है? बस दो बातें बोलेंगी खतरनाक जो नहीं बोलना था, और ऐसी जगह बोलेंगी जहां उस बात की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ठीक है? तो इसको बोलते हैं बिना माचिस तेल के आग लगा देना। ठीक है? तो अब उसको काउंटर कैसे किया जाए? अगर कहीं पे आग लगे तो आग को कैसे काउंटर करेंगे बेटा? पानी डाल के काउंटर कर दिया। तो उसी तरीके से काउंटर का मतलब होता है, ऐसा समझो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े होंगे। क्लियर है? एंटी पैरेलल मतलब, काउंटर का मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन। एक अगर इधर जा रहा है तो इसका काउंटर कैसा होगा बेटा? ये देखो अपोजिट। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? काउंटर करंट। क्या हो गया? काउंटर करंट। समझ में आया? मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक में नीचे तरफ तो दूसरे में ऊपर की तरफ। दिस इज नोन एज काउंटर करंट अगर हम बात करें। ठीक है? तो देयर आर 3 काउंटर करेंट्स जनरली विच आर सीन। जनरली कितने तरीके के काउंटर करंट होते हैं बेटा? 3 तरीके के होते हैं। वो कौन से 3 तरीके के हैं तो मैं उनको आपको पहले समझा देता हूं। काउंटर करंट देखो, काउंटर करंट्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? काउंटर करंट की बात कर रहे थे। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? देखो एक रफ में बनाता हूं, नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नेफ्रॉन। क्लियर है? एक रफ नेफ्रॉन बना दिया मैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 चीजें होंगी बेटा अगर हम बात करें। क्लियर है? एक लूप ऑफ फेनले हो गया और दूसरा क्या हो जाएगी? वासा रेक्टा हो जाएगी। क्लियर है? अभी मैं ओरिजिनल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूँ, कौन कौन से काउंटर करेंट्स होते हैं अगर मैं बात करूँ, और हमको कौन से वाले काउंटर करंट पे क्या करना है बेटा? फोकस करना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है अगर मैं बात करूं? रेड वाली वासा रेक्टा, येलो वाला लूप ऑफ हेनले है अगर हम बात करें। चलो लूप ऑफ हेनले की मैं बात करूं तो फिल्ट्रेट इधर से आएगा और इधर से किधर जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा और इधर से अपवर्ड जाएगा। नीचे आ रहा तो क्या है बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ऊपर जा रहा मतलब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वासा रेक्टा ही लोगों को नहीं समझ में आती है। क्लियर है? और एनसीईआरटी में तो वाह क्या बात है, बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। क्लियर
क्लियर है कि जिसको आता भी होगा ना वो भी उसको पढ़ के भूल जाएगा ये क्या बना हुआ है। क्लियर है, तो इतना बेहतरीन एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं ये है, अभी सुनो, अभी सिर्फ समझो ये क्या है, मैं अभी पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। इसको लेते हैं हम, क्या लेते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब अगर मैं वासा रेक्टा की बात करूं तो इसमें फ्लूइड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिसेंडिंग है और ये क्या है, असेंडिंग है। तो पहला काउंटर करंट किसके बीच में बन गया, इन बिटवीन। अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम बात करें, ये देखो काउंटर हो रहा है इन बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। दूसरा काउंटर करंट मेरे को कहां दिख रहा है, दूसरा करंट दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, मतलब दूसरा काउंटर करंट मेरे को दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कहां कहां, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तीसरा काउंटर करंट कहां दिख रहा है मेरे को, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, दोनों साइड में दिख रहा है ऐसा। तो ये हो गया हमारा तीसरा काउंटर करंट। हमको पढ़ना ही कौन सा है, थर्ड वन। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। काउंटर करंट क्या होता है, काउंटर करंट क्यों चलता है, What is the importance of काउंटर करेंट? काउंटर करेंट मैकेनिज्म इसलिए चलाया जाता है ताकि हम यूरिन को 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट बना सकें। क्या बात समझ में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। और एनसीईआरटी बोलती कितना, 4 गुना ज्यादा काउंटर करंट चलने से यूरिन क्या हो जाता है बेटा, कंसंट्रेट हो जाता है। 300 से उसकी ऑस्मोलैरिटी कहाँ हो जाती है, 1200 तक हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये था क्या हमारा काउंटर करंट, क्लियर है। था नहीं, ये तो थोड़ी सी बात बताया हूँ, अभी पूरा बनाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन था काउंटर करंट का। तो बोले खत्म हो गया क्या नहीं बेटा, अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे पूरा, क्लियर है। देयर आर 3 काउंटर करेंट्स। अगर मैं बात करूं कितने काउंटर करेंट्स होते हैं, बोलो बेटा 3 काउंटर। एकदम अलर्ट हो गए बेटा, पहले एकदम अलर्ट हो गए, क्लियर है, एकदम फोकस। एक एक कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका काउंटर करंट का, क्लियर है। तो एकदम पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। सब चीज जितना दिमाग में चल रहा है इसकी उसकी यादें सब बाहर छोड़ दो, क्लियर है, क्योंकि सब बर्बाद कर देगी और कुछ नहीं है, क्लियर है। तो एकदम फोकस करो काउंटर करंट पे भी, इससे कैसे काउंटर करना है हमको। नीट में क्वेश्चन आएगा देखना यहाँ से, और खतरनाक क्वेश्चन आएगा जिसको तुम बहुत आसानी से करोगे अगर अभी सुन लिए तो। चलो बेटा, सबसे पहले देयर आर हाउ मेनी काउंटर करेंट, 3 काउंटर करेंट्स, क्लियर है। पहला, इन बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्या फील कर पा रहे हो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ऊपर जा रहे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, पहला। दूसरा, इन बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, क्लियर है बेटा। अगर मैं बात करूं, फिर अगर मैं बात करूं और कहां बनेगा, इन बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, और अगर मैं बात करूं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। रिपीटेड है क्या, हाँ चलो छोड़ो हटाओ। तो अगर मैं बात करूं पहला कौन सा बना, एक तो बनेगा भाई देखो तुम्हारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ, दूसरा पे आता हूं लूप ऑफ एनले पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, तीसरे पे आता हूं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा। काम का कौन सा है, वासा रेक्टा और, क्या बात समझ में आ गया, इन दोनों के बीच वाला हमारे काम का है। अगर मैं बात करूं, क्लियर है। होता क्या है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन ऑल द अबव कंडीशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज काउंटर करंट, क्लियर। ड्यू टू, अगर मैं बात करूं काउंटर करंट एंड द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ एनले एंड वासा रेक्टा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। याद करो नेफ्रॉन पढ़ाया था, कॉर्टेक्स और मेडुला, समझ में आया। मेडुला वाले रीजन में क्या होता है, लूप ऑफ एनले। कौन सा वाला,
जक्स्टा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ क्लियर है, क्योंकि वासा रेक्टा उसी में होती है, वेल डेवलप्ड होती है उसी में, तो काउंटर करंट भी उसी में चलना चाहिए सर। वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूँ तो कॉर्टेक्स से पे जब क्या था, ब्लड इसमें एंटर किया था, ब्लड का प्लाज्मा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके, तब ऑस्मोलैरिटी कितनी थी 300। जैसे जैसे लूप ऑफ एंडले में नीचे जाता गया, वाटर क्या होता है, डिसेंडिंग लूप के लिए परमिएबल है, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ता गया, जैसे मेडुला पे पहुंचा बेटा तो क्या हो जाता है 1200। तुम खुद इमेजिन करो, लगभग 4 गुना क्या हो गया, मोर कंसंट्रेटेड हो चुका है। अगर मैं बात करूं क्लियर है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस ग्रेडिएंट कॉज्ड बाय, नीट में क्वेश्चन एकदम स्टार बना लो, 2024 में ये पूछ सकता है तुमसे बेटा। अगर मैं बात करूं NaCl एंड यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन, अगर हम बात करें काउंटर करेंट मैकेनिज्म। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय, कहां से जाता है NaCl बेटा, असेंडिंग लिम्ब, याद करो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले इज परमिएबल फॉर NaCl ओनली, नॉट फॉर वाटर, डिसेंडिंग इज परमिएबल ओनली फॉर वाटर, नॉट फॉर NaCl। क्लियर है। अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा NaCl देन रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। चलो अब हम पढ़ते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपके पास तो डायग्राम होगा बेटा, है ना? आज मेरी बारी है। चलो समझते हैं फिर। ये क्या है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इधर से कौन आएगी, वासा रेक्टा। सबसे पहले एफरेंट आर्टीरियोल, फिर इफरेंट आर्टीरियोल, और फिर ये नीचे नहीं जाएगी बेटा वासा रेक्टा। क्लियर है। हाईली कॉइल्ड होते हुए इधर आ गई। क्लियर है। अब ये इसके पीछे से क्या होगी, घूम के ऐसे आएगी। क्लियर है। कि आप समझ में आया, दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम। क्लियर है। अब इसमें समझ में आ रहा होगा, हाँ सर इधर नीचे आ रही तो डिसेंडिंग है, उधर ऊपर जा रही तो असेंडिंग हो गई। क्लियर है। लेबलिंग कर देता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। ये क्या है, अगर मैं बात करूं, दिस वन इज ऊपर जा रही मतलब असेंडिंग वासा, अगर मैं बात करूं वासा रेक्टा, क्या है बेटा, असेंडिंग वासा रेक्टा। ये नीचे आ रही मतलब ये क्या हो जाएगी बेटा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ये नीचे आ रहा मतलब ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस वन इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हमने पढ़ा बेटा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर। किसके लिए परमिएबल है, दिस वन इज वाटर। क्या वाटर आ गया, डन। क्लियर है, क्या हो गया, वाटर। अगर मैं बात करूं ये स्पेस क्या कहलाता है बेटा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या कहलाता है,
मेडुलरी इंटरस्टिशियम बीच में अगर मैं बात करूं। अब ये जो जोन है बेटा कितने पार्ट में डिवाइडेड है पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं 3 पार्ट में। कौन कौन सा? पहला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आउटर मेड्यूला, फिर वेरी गुड, फिर इनर मेडुला। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा बेटा बाहर में कॉर्टेक्स, क्लियर है? कॉर्टेक्स के बाद आउटर मेड्यूला, कॉर्टेक्स, फिर इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? अब कॉर्टेक्स में जब यहां से क्या होगा बेटा फिल्ट्रेट अंदर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे लगभग कितना रहता है? 300 मिली ऑस्मोल रहती है इसकी ऑस्मोलैरिटी अगर हम बात करें, क्लियर है? 300 रहती है। फिर जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पे कितनी हो जाती है? अगर मैं बात करूं 600, क्लियर है? जैसे ही वो और नीचे आता है बेटा इनर मेडुला की तरफ एंटर करता है कितनी हो जाती है? 900। और जैसे ही नीचे पे पहुंचता तो कितनी हो जाती है? 1200। बताओ एंटर किया था और जैसे जैसे वो कहाँ गया नीचे कितनी हो गई? तो 300 से, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, क्लियर है? तो कितनी हो गई बेटा? 300 से 1200 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो दिस साइड इज परमेबल फॉर NaCl मतलब सॉल्ट, तो लिख देता हूं NaCl, क्लियर है? NaCl, येलो मार्किंग बेटा NaCl की है, क्लियर है? तो NaCl। अब मेरे को बताओ एक तरफ वाटर है एक तरफ NaCl है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बन ही नहीं पा रहा है। अगर मैं बात करूं फिर NCERT क्या बोलती है बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज परमिएबल फ्रॉम डिस्टल मतलब दूर वाला पार्ट, ये डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां से क्या निकल जाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, और ये इंटर कहां हो जाएगा बेटा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। तुमको बेटा याद होगा एनिमल टिश्यू बताते स्क्वैमस एपिथेलियम होती, क्या होती है? जहां से यूरिया क्या कर जाएगा? तुरंत डिफ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा। तो यूरिया यहां से आया बेटा डिस्टल पार्ट से, और यहां क्या कर गया? डिफ्यूज करके कहां चला गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। अरे मेरे को बताओ वासा रेक्टा आ रही है? तो यहां पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl ज्यादा होगा, तो इस वासा रेक्टा में क्या होगा? अगर मैं बात करूं NaCl कम होगा। यहां पे क्या होगा? NaCl, इसके अंदर NaCl लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पे हाई है। तो जैसे ही इसमें से फ्लूइड अगर मैं बात करूं यहाँ पास करेगा, NaCl को क्या दिखेगा? अरे इधर तो लो कंसंट्रेशन है, तो NaCl क्या करेगा? तुरंत कूदेगा हाई टू। क्या बात समझ में आ रही है? कूद गया, और जो यूरिया था बेटा वो यहाँ पे आगे डिफ्यूज हो गया, और फिर ये जो यूरिया है कुछ यूरिया यहाँ पे रहेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, और फिर ये जो यूरिया था कुछ अमाउंट जो है एक्सेस बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। क्या बात ठीक है? थोड़ा बहुत जो हो जाता है यूरिया इसमें भी जाता है, वासा रेक्टा में जाता है अपना, क्लियर है? अब NaCl आया हाई टू लो, अरे गया। अब ये NaCl बढ़िया घूम रहा है, येलो वाला है देखो घूम रहा है, जा रहा था। अरे बोलता है यार अब यहाँ पे जब पहुंचेंगे हम कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, तो यहाँ पे NaCl क्या हो गया? हाई। क्यों? क्योंकि इस साइड पे तो है ही नहीं। तो अब क्या बोले यार हाई इधर लो, हाई टू लो। क्या बात समझ में आ रही? बोलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा नहीं बन रहा है, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस हो रही नहीं हो रही है। इस तरीके से क्या होता है बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म रन करता है और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कराता है, क्लियर है? जिसमें NaCl एंड यूरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम मेडुलरी, क्लियर है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम स्पेस के लिए। क्या समझ में आया? काउंटर करंट पूरा क्लियर हुआ? कौन कहां से कैसे जाता है, क्यों जाता है और कहां पे क्या होता है।
जब ये मैकेनिज्म चलता है तो इस वजह से क्या हो जाता है, यूरिन कंसंट्रेशन हो जाता है। कितने टाइम बेटा, अगर मैं बात करूं 4 टाइम्स। क्लियर है। और कौन प्ले किया रहा इंपॉर्टेंट रोल, कहां से हुआ, 300 से 1200। इंपॉर्टेंट रोल प्ले NaCl एंड यूरिया। हो गया, क्लियर है। एक एक लाइन अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरी क्लियर हो जाएगी, तुमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म समाप्त होता है हमारा। क्लियर है। इसके बाद 2 टॉपिक अपन अभी और पढ़ेंगे। क्लियर है।